तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका केमिस्ट्री के अंदर एक बार वेलकम करता हूँ। और एग्जैक्टली अभी केमिस्ट्री के अंदर अपन ने इसके पहले मोल कंसेप्ट पढ़े कि मोल कंसेप्ट होता क्या है, और मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किए। और मोल कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से अपन ने सीखा है कि मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन अगर अपने सामने आ जाए तो उस मोल क्वेश्चन के क्वेश्चन को आसानी से अपन डील कर सकते हैं। एग्जैक्टली अभी अपन अपने सामने के आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। अपन ने बिगिनर बॉक्स नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए थे और अभी अपने को पढ़ना है वेपर डेंसिटी। अपन वेपर डेंसिटी की बात करेंगे कि आखिरकार वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है या किसको अपन वेपर डेंसिटी बोलेंगे। तो वेपर डेंसिटी का बहुत ही सिंपल सा मतलब है बच्चों, यहाँ पे वेपर डेंसिटी का सिर्फ एक ज काम है। इस चैप्टर के अंदर वेपर डेंसिटी को यूज करके अपन क्या करेंगे, अपने को ये सीखना है। तो उसके पहले अपन वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन देखेंगे कि वेपर डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब मान के चलो इस वेपर डेंसिटी को मैंने वीडी से डिनोट किया, दैट वेपर डेंसिटी इज डिनोटेड बाय वीडी। तो वेपर डेंसिटी का मतलब होता है रेशियो, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ। तो रेशियो है, वेपर डेंसिटी को रेशियो बोला गया, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। जिस पर्टिकुलर गैस की वेपर डेंसिटी अपने को कैलकुलेट करना है उसकी डेंसिटी, मतलब द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब एग्जैक्टली इसी को अपन वेपर डेंसिटी बोलेंगे। तो वेपर डेंसिटी एक रेशियो है, वेपर डेंसिटी को अपन एक रेशियो बोले, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी। इसको वेपर डेंसिटी बोला गया। तो वेपर डेंसिटी टू डेंसिटीज का रेशियो है, वेपर डेंसिटी को अपन टू डेंसिटी का रेशियो बोलेंगे। तो ऊपर में डेंसिटी ऑफ गैस है, जिस गैस की वेपर डेंसिटी मुझे कैलकुलेट करना है उस गैस की डेंसिटी मेरे को दी रहेगी, उस गैस की डेंसिटी मेरे को दी रहेगी। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस अपन ने लिखे, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिखा गया। तो ये हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है बच्चे। हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है और हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी है वो होती है 0.000089 और ये होती है बच्चों ग्राम पर मोल में, ये ग्राम पर मोल में रहेगी। या फिर इसको अपन बोलेंगे कि अगर ये डेंसिटी है, अगर ये डेंसिटी है तो डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो ग्राम पर मिलीलीटर में रहेगी, ग्राम पर मोल में नहीं है। इसका यूनिट रहेगा ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर इसका यूनिट मैं लिख सकता हूं। तो जो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो एग्जैक्टली मान के चलो किसी पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मेरे को बोला, किसी पर्टिकुलर गैस की अगर वेपर डेंसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है तो उस गैस की डेंसिटी मेरे को दी रहेगी, उस गैस की डेंसिटी अपने को दी रहेगी। और हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी अपने को पहले से पता है, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी मेरे को पहले से पता है, तो उस गैस की वेपर डेंसिटी में आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो वेपर डेंसिटी का बहुत ही आसान सा फार्मूला है। लेकिन बच्चों कभी कभार डायरेक्ट सवाल वेपर डेंसिटी पे आ जाता है कि आखिरकार वेपर डेंसिटी का यूनिट क्या है। मैं यूनिट ऑफ वेपर डेंसिटी की बात कर रहा हूं। अब ये जो वेपर डेंसिटी है ये दो डेंसिटीज का रेशियो है, वेपर डेंसिटी को अपन ने टू डेंसिटी का रेशियो बोले। अब वेपर डेंसिटी क्योंकि दो डेंसिटी का रेशियो है, इसका मतलब इस वेपर डेंसिटी को कोई यूनिट नहीं रहेगा। यहाँ पे डेंसिटी के साथ डेंसिटी कैंसलेशन में आ जाएगा और इसका मतलब ये हुआ कि वेपर डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अपन वेपर डेंसिटी को यूनिटलेस बोलेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने सामने निकल के आती है कि वेपर डेंसिटी हैज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, वेपर डेंसिटी को कोई यूनिट नहीं होता। ये तो बात हो रही है वेपर डेंसिटी की, इसको वेपर डेंसिटी अपन ने बोले। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है
और जिसको अपन बोलेंगे रिलेशनशिप, जिसको रिलेशनशिप बोला जाएगा, और ये रिलेशनशिप है मॉलिक्यूलर वेट का। द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट, रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, कि आखिरकार वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर वेट के साथ क्या रिलेशन है। और एग्जैक्टली यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट अपन ने लिखे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट में लिखा हो, इस मॉलिक्यूलर वेट को ही अपन मोलार मास बोलेंगे। दैट मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो कॉल्ड एज मोलार मास। तो अपने को मोलार मास का रिलेशन देखना है वेपर डेंसिटी के साथ, कि वेपर डेंसिटी का रिलेशन आखिरकार मोलार मास के साथ क्या होता है। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज अपने को ध्यान में रखना है बच्चों, बहुत ही सिंपल सी चीज है। और ये फार्मूला अभी जो मैं बताऊंगा, ये आने वाले समय में फार्मूला कभी कभार किस क्वेश्चन के अंदर अपने को यूज भी करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मान के चलो किसी क्वेश्चन के अंदर किसी पर्टिकुलर गैस की अगर वेपर डेंसिटी मेरे को दी है, तो क्या उस वेपर डेंसिटी के ऊपर से मैं उस पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूलर वेट या मोलार मास नहीं फाइंड कर सकता? कर सकता हूं मेरे बच्चे। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में एक रिलेशन है, कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है जो कल चल के अपने को यूज करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकल के आती है जो अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है बच्चों। बस तो ये चीज अपने को वेपर डेंसिटी के अंदर पढ़ना था। अपने को वेपर डेंसिटी के अंदर वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन पढ़ना था, कि वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, and the density of hydrogen gas is constant 0.00089 gram per milliliter and the vapor density is a unitless quantity। अपन vapor density को unitless quantity बोलेंगे मेरे बच्चे। और उसके बाद molecular weight is equal to 2 into vapor density होता है। ये चीज अपन ध्यान में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में भी कुछ चीज अपन ध्यान में रखेंगे जो आने वाले समय में जब अपन मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने को काम में आएगी। अब यहां पर मैंने लिखा 1 मोल, यहां पे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल अगर लिखता हूं तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोलार मास। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होगा मोलार मास, मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलार मास। और दूसरी चीज अपने को यहां पे ध्यान में रखते हुए चलना है कि यहां पर मैंने 1 मोल लिखा, यहां पे मैंने 1 मोल लिखा, तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। ये भी चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है बच्चे कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई, यहां पे 1 मोल ऑफ गैस मैंने लिखा, तो 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई कि जिस गैस का मोल 1 हो, जिस गैस का मोल 1 हो, उस गैस के अंदर गैस का वॉल्यूम इतना होता है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ गैस। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। बस वेपर डेंसिटी के अंदर इतना ही छोटा सा आर्टिकल अपने को पढ़ना था। लेकिन बच्चों वेपर डेंसिटी के बारे में किताब के अंदर या अपने बुकलेट के अंदर काफी कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ अपने को डील नहीं करना। अपने को सिर्फ वेपर डेंसिटी का फार्मूला पता रहना चाहिए कि वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है, और वेपर डेंसिटी का रिलेशन है मोलार मास के साथ, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलार मास इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट, और मोलार मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। फिर वेपर डेंसिटी के बाद अपने को अपने इलुस्ट्रेशन के तरफ सामने बढ़ना पड़ेगा, और जब अपन इलुस्ट्रेशन की बात करने लगे, नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन की मैं बात करने लगा, तो नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन अपने सामने निकल के आएगा जो पेज नंबर 10 पे दिया है। अभी अगर मैं पेज नंबर 10 की बात करने लगा, मैं पेज नंबर 10 की बात करने लगा, तो पेज नंबर 10 के अंदर अपने को इलस्ट्रेशन दिया है, और पेज नंबर 10 के अंदर पहला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 21, इलस्ट्रेशन नंबर 21। और मैं इस चैप्टर के अंदर बार बार एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूं बच्चों कि यहां पे जो भी इलस्ट्रेशन मैं उठाऊंगा या जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा,
दूंगा, आपको बुकलेट में उस क्वेश्चन को देखना है, उस क्वेश्चन को देखना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड अप्लाई की गई और कौन सी टेक्निक अप्लाई की गई, वो बुकलेट के हिसाब से आपको नहीं जाना है। ये जो क्वेश्चन अपने सामने आएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस मेथड को मैं बोलूंगा उसी मेथड को फॉलो कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सके। और क्वेश्चन कोई भी हो, मैक्सिमम क्वेश्चन में मोल का कंसेप्ट लगता ही लगता है, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए तो बढ़ा जाए सामने, क्वेश्चन के अंदर बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन क्लोरीन। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट, क्वेश्चन के अंदर बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। अपने को नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन। अपने को क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम होना, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम होना इन 2.08, यह पे बोला है इन 2.08 ग्राम, 2.08 ग्राम, 2.08 ग्राम ऑफ BaCl2, 2.08 ग्राम ऑफ BaCl2, इस तरह से दिया है। और क्वेश्चन के अंदर और एक चीज अपने को दी है, बेरियम का एटॉमिक वेट दिया है, मतलब Ba का एटॉमिक वेट अपने को दिया है, और Ba का एटॉमिक वेट 137 है, ये 137 है, और क्लोरीन का भी एटॉमिक वेट दिया है 35.5 है बोलता। तो इतना डाटा क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है, और अपने को इस डाटे के हिसाब से क्वेश्चन में ये बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन अ BaCl2। तो अभी अपने को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा क्या है, क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा क्या है, ताकि एग्जैक्टली क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो अपने पास बच्चों 2.08 ग्राम, 2.08 ग्राम ऑफ BaCl2 दिया है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि 2.08 ग्राम ऑफ BaCl2 के अंदर क्लोरीन के कितने एटम है, मतलब अपने को नंबर ऑफ एटम होना, अपने को नंबर ऑफ एटम होना बच्चों। तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का वही पुराना फार्मूला अपन यूज करेंगे। मान के चलो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, और इंटू यहाँ पे अपन लिखेंगे एटोमिसिटी, इंटू एटोमिसिटी लिखा जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल की वैल्यू तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, मैं नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। अवोगाड्रो नंबर मेरे पास पहले से है, लेकिन सवाल ये उठने लगा कि एटोमिसिटी कितनी, एटोमिसिटी कितनी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देता है, ध्यान में रखिएगा। अभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एटोमिसिटी कितनी लेनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपने पास एक कंपाउंड है BaCl2, अपने पास BaCl2 नाम का कंपाउंड है। अब इस BaCl2 के अंदर क्लोरीन के एटम अपने को पूछा है, BaCl2 के अंदर अपने को क्लोरीन के एटम पूछा है कि क्लोरीन के एटम कितने हैं। इसका मतलब इस BaCl2 की पूरी एटोमिसिटी अपन नहीं लेंगे, अपन BaCl2 के अंदर Cl2 की एटोमिसिटी लेंगे। तो BaCl2 के अंदर क्लोरीन के दो एटम है, BaCl2 के अंदर क्लोरीन के दो एटम है, इसका मतलब एटोमिसिटी 2 निकल के आएगी, एटोमिसिटी यहाँ पे 2 निकल के आएगी। अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल की वैल्यू फाइंड करूंगा, n की वैल्यू फाइंड करूंगा। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास मास दिया है 2.08 BaCl2 का। तो यहाँ पर लिखूंगा बच्चों गिवन मास, यहाँ पे मैंने गिवन मास लिखा, और गिवन मास को डिवाइड अपन करेंगे मोलार मास से। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब गिवन मास है 2.08, यहाँ पे गिवन मास निकल के आया 2.08। अब BaCl2 का मोलार मास BaCl2 का, तो BaCl2 है, Ba का एटॉमिक वेट दिया है 137, बीच में प्लस का साइन इनटू, और प्लस का साइन लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 क्योंकि क्लोरीन के दो एटम है। अब 2 इंटू 35.5, 2 इंटू 35.5। जब इसको मैं कैलकुलेट करने लगा तो यहां से इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहां से मुझे BaCl2 का मोलार मास पता चला, BaCl2 का मोलार मास पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 137 प्लस यहाँ पे आएगा 71, 35.5 इंटू 2 71। अब जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 7 + 1 यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आएगा। अब 7 + 1 8, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों नहीं,
7 + 1 तो ये 8 हो गया, 7 + 3 यहाँ पे 7 + 3 है 10 हो गया, तो 10 का 0 अपन लेके कैरीज 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा मेरे बच्चे। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे BaCl2 का जो मोलार मास निकल के आया वो 208 है, ये 208 आता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखा, तो यहाँ पर लिखूंगा 208, यहाँ पे 208 मैंने लिखा, तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पता चली। यहाँ से अपने को नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पता चलेगी कि 2.08 डिवाइडेड बाय 208, तो ये आएगा बच्चों 0.1। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने को नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पता चल जाएगी, ये 0.01 आएगा, ये 0.01 आया, मतलब नंबर ऑफ मोल अपने पास आ गया 0.01। तो 0.01 ये नंबर ऑफ मोल है, इसको नंबर ऑफ मोल बोला गया। और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के बाद अब इस फार्मूले को यूज करके मैं नंबर ऑफ क्लोरीन के एटम कैलकुलेट करूंगा। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन 2.08 ग्राम ऑफ BaCl2 मेरे को आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल जिसकी वैल्यू है 0.01, यहाँ पे 0.01 लिखा, इनटू अवोगाड्रोस नंबर, इनटू यहाँ पे अवोगाड्रोस नंबर है, तो अवोगाड्रो नंबर मान के चलो, जिसको Na मैंने बोला, इसको मैंने Na बोला, और इनटू यहाँ पे एटोमिसिटी लिखेंगे, और एटोमिसिटी 2 है, एटोमिसिटी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिखूंगा बच्चों 0.02 इनटू Na, 0.02 इनटू Na, मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा 2 × 10⁻² इनटू Na, इसको ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। तो अपने पास ये ऑप्शन दिया है तो अच्छी बात है, ये ऑप्शन अपने पास दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको अपन फिर से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, फिर से देखिएगा बच्चों, ये 2 × Na है, मतलब Na की वैल्यू है 6.022 × 10⁻23, और यहाँ पे 2 × 10⁻⁻² है। अब इसका डबल मुझे करना पड़ेगा, तो 12.044 6.022 × 2 तो 12.044 हुआ, इनटू ये 10⁻23 10⁻⁻², 23 - 2, तो यहाँ पे आएगा 10⁻21। तो इतने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम उतने ग्राम ऑफ BaCl2 के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा अपन बोल सकता है बच्चे। तो ये भी एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बाहर निकल के आती है, लेकिन ये वेपर डेंसिटी के अंदर इलुस्ट्रेशन दिया है, लेकिन वेपर डेंसिटी का फंडा यहाँ पे अपने को यूज नहीं करना है। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलर मास एंड 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर, इस वाले कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को बुकलेट के अंदर सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन ने बच्चों फिर से नंबर ऑफ मोल की ही बात की है, कि आखिरकार नंबर ऑफ मोल को यूज करके इस क्वेश्चन के साथ डील किया गया और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया गया। चलिए फिर अपन अपने नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन अपने पास इलुस्ट्रेशन नंबर 22 आता है। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 22 बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1.2 ग्राम ऑफ ओजोन। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो ये जो इलुस्ट्रेशन नंबर 22 है बच्चे, अपने सामने जो इलुस्ट्रेशन नंबर 22 निकल के आया है, इस इलुस्ट्रेशन नंबर 22 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का वही पुराना फार्मूला अपने पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ साथ अपने को नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1.2 ग्राम, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इन 1.2 ग्राम ऑफ 1.2 ग्राम ऑफ ओजोन। तो 1.2 ग्राम ऑफ ओजोन के अंदर, ओजोन का मतलब O3 होता है, तो ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 है। तो क्वेश्चन में ये बोलता है बच्चों कि 1.3 ग्राम ऑफ ओजोन के अंदर, 1.3 ग्राम ऑफ ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है और कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये वही पुरानी कहानी है जो इसके पहले अपन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना मैं बताऊंगा, लेकिन सॉल्व आप लोगों को ही करना है। अब देखिएगा क्या बताता हूं। अब एग्जैक्टली अपने को बच्चों यहां पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने लगा
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का फार्मूला है n इंटू एन है, n इंटू एन है। अब n की वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर लूंगा, n की वैल्यू वहां से मैं कैलकुलेट कर लूंगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा अवोगाड्रो नंबर से, तो मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चले। आप लोग n की वैल्यू फाइंड करना, na की वैल्यू आपको पता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाएंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाद अपने को नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के बाद अपने को बोला है नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करो। और नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए फिर से अपने पास एक फार्मूला है, यहाँ पे अपन लिखेंगे n इंटू एन है, n इंटू एन है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एटोमिसिटी के साथ, n इंटू एन है इंटू एटोमिसिटी। तो ओजोन की एटोमिसिटी 3 निकल के आएगी, ओजोन की एटोमिसिटी 3 निकल के आएगी। अब इस फार्मूले को यूज करके आपको इलस्ट्रेशन नंबर 22 को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान में रखना है बच्चों। तो इलस्ट्रेशन नंबर 22 हुआ, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 23 निकल के आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 1.8 ग्राम। तो जिस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 22 को आप लोग सॉल्व करोगे उसी तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 23 को भी आपको ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी एक सिंपल सा सवाल है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 1.8 ग्राम। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। और नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए फिर से इसी फार्मूले को अपन यूज करेंगे और वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है। तो उस क्वेश्चन के साथ भी अपन आसानी से डील कर सकते हैं, लेकिन बुकलेट के मेथड से सॉल्व मत कीजिएगा, अपने मेथड से सॉल्व कीजिएगा और बुकलेट से आंसर चेक कीजिएगा बच्चों। बुकलेट के अंदर जो आंसर दिए है वो Na के फॉर्म में है और Na का मतलब होता है Na का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बुलाती है बात समझ में। उसके बाद जब अपन सामने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अपने को क्वेश्चन नंबर 24 दिखता है। इस क्वेश्चन को भी मोल कंसेप्ट वाला फंडा यूज करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब अपन सामने बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 आखिरकार क्या बाहर निकल के आता है। चलो तो बढ़ा जाए बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। मैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 25 ये बोलता है एट एनटीपी द डेंसिटी ऑफ गैसेस। क्वेश्चन में ये लिखा है एट एनटीपी, यहां पे लिखा है at NTP the density of gas, at NTP the density of gas। NTP पे गैस की डेंसिटी अपने को दी है। at NTP the density of gases, the density of gases और ये दिया है बच्चों 0.00445 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर यहाँ पे अपने पास दे रखा है। और क्वेश्चन में बोलता है देन फाइंड आउट इट्स वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन के अंदर बोला है देन फाइंड आउट वेपर डेंसिटी, देन फाइंड आउट वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब मोलर मास हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, फिर से मैं एक ही चीज बार बार दोहरा रहा हूं कि इस आर्टिकल के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर अपन मोल वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। लेकिन ये वेपर डेंसिटी का प्रॉब्लम है और वेपर डेंसिटी का प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ पे वेपर डेंसिटी का फार्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा। अब वेपर डेंसिटी मेरे को कैलकुलेट करना है तो वेपर डेंसिटी एक रेशियो है, वेपर डेंसिटी एक रेशियो है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस मैंने लिख दिया कुछ इस तरह से। तो इस फार्मूले को यूज करके मैं वेपर डेंसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। मेरे पास गैस की डेंसिटी दी है, जिस गैस की वेपर डेंसिटी मेरे को कैलकुलेट करनी है
उस गैस की डेंसिटी मेरे पास दी है, उस गैस की डेंसिटी मेरे पास दी है, और डेंसिटी हाइड्रोजन गैस की मेरे को पहले से पता है, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी अपने को पहले से पता है, तो आसानी से यहां पर मैं वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां पर लिखूंगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू 0.00445 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है मेरे बच्चे। तो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी होती है 0.4 बार 0.000 और यहां पे होता है 89, यहां पे 89 होता है। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आसानी से मेरे को वेपर डेंसिटी पता चल जाएंगी। अब मैक्सिमम बच्चे ये सोच में पड़ गए होंगे कि सर कैलकुलेशन कैसे किया जाए, कैलकुलेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाए, ये मैक्सिमम बच्चों के मन में सवाल होता है बच्चों। तो कैलकुलेशन करने का पहला बेसिक तरीका वो है कि उसी बच्चे का कैलकुलेशन बड़ा जोरदार होता है, या उस बच्चे का कैलकुलेशन वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा होता है जिस बच्चे को सारे के सारे टेबल याद है। कम से कम अपने को 20 तक के टेबल याद होना बच्चों। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपन पहली स्टैंडर्ड में है, दूसरी स्टैंडर्ड में है और सर हमको टेबल लर्न करने को बता रहे, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन आने वाले समय में एंट्रेंस के अंदर अच्छा स्कोर अपने को करना है तो बहुत सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, और बहुत सारे मैथमेटिक्स के अंदर भी कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है टेबल, पहली बेसिक रिक्वायरमेंट टेबल है। टेबल को याद कीजिएगा, फिर टेबल को याद करने के बाद ये कैलकुलेशन कैसे किया जाए, डिवीजन कैसे किए जाए, मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाए, और डेसिमल पॉइंट वाले अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता है तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कैसे किए जाए, उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू डू फास्टर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को फास्टर कैसे किया जाए, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं डालूंगा बच्चों। तो उस वीडियो की हेल्प लेके अपन बड़े से बड़े कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेट करते हुए अपन नहीं बैठेंगे क्योंकि अपना समय उतना चला जाएगा। तो जब इसको मैं कैलकुलेट करने लगा तो अपना आंसर एग्जैक्ट 50 आता है, अपना आंसर एग्जैक्ट 50 आया, मतलब मेरे को वेपर डेंसिटी पता चली, मेरे को वेपर डेंसिटी पता चली। और जैसे ही मेरे को वेपर डेंसिटी पता चली, जैसे ही मेरे को वेपर डेंसिटी पता चली, मैं वेपर डेंसिटी को यूज करके आसानी से मोलार मास कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अपने को यह पता है कि मोलार मास का रिलेशन है वेपर डेंसिटी के साथ। तो मोलार मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मोलार मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी है। तो 2 को मैंने एज इट इज रखा, वेपर डेंसिटी 50 है, तो यहां पे मेरे को मोलार मास पता चला 100 रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 के साथ भी अपन ने आसानी से डील कर लिए मेरे बच्चों। बहुत ही आसान सा सवाल था, तो ध्यान में रखिएगा, आप लोग यहां तक कॉपी करके रखिएगा। फिर इलस्ट्रेशन का अपन आखिरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बराबर कॉपी करके रखो बच्चों एक एक चीज़। आपके कॉपी में जब लाइव क्लास में आओगे तो नोट्स सारे दिखते हुए चलना चाहिए, नोट्स बनाते हुए ही चलो। जैसे क्लासरूम के अंदर अपन नोट्स बनाते हैं वैसे ही नोट्स आपको ऑनलाइन में भी बनाना है, ताकि आने वाले समय में नोट्स मेकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कि जिस बच्चे का राइटिंग वर्क अच्छा रहेगा, जिस बच्चे के नोट्स अच्छे रहेंगे, उस बच्चे को उतनी तकलीफ नहीं जाती, क्योंकि उसके पास जो भी फंडे होते हैं, जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह होती है, वो सारी की सारी ट्रिक्स उसने अपने हाथ से लिखा होता है, और अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। इसीलिए नोट्स साथ साथ में बनाते हुए चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो बच्चों, तो अपन सामने बढ़ेंगे और देखेंगे कि अपना आखिरी इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, जो इलस्ट्रेशन नंबर 26 है। लेकिन उसका पहले यहाँ पे अपन जगह क्रिएट कर ले। थोड़ी सी ही जगह अपने को लगेगी आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या आखिरी इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उसके पहले अपन अच्छी खासी जगह यहाँ पे क्रिएट कर ले बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री है मेरे बच्चे, ध्यान में रखना है, ये केमिस्ट्री वाला विषय है और केमिस्ट्री वाले विषय में तकलीफ होती ही होती है, ध्यान में रखिएगा।
तो इसीलिए बराबर नोट्स बनाते हुए चलना पड़ेगा। जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ वैसे चीज़ें करते हुए चलोगे तो आने वाले समय में केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने से दुनिया की कोई ताकत अपने को नहीं रोक पाएगी। चलो, तो कर लिया अपन ने जगह क्रिएट, और जगह क्रिएट करने के बाद अपन बढ़ेंगे अपने इलस्ट्रेशन नंबर 26 की तरफ। देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 26 क्या निकल के आता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 26 अपने को ये बोलता है वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। क्वेश्चन में बोला है वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। तो क्वेश्चन में बोलता है वेट ऑफ 1 लीटर, वेट ऑफ 1 लीटर मतलब गैस का वॉल्यूम मेरे को दिया है 1 लीटर। वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज 2 ग्राम, इज 2 ग्राम, यहाँ पे लिखा पड़ा है इज 2 ग्राम है। देन फाइंड इट्स वेपर डेंसिटी। तो क्वेश्चन में बोलता है देन फाइंड, क्वेश्चन में बोला है देन फाइंड इट्स वेपर डेंसिटी, फाइंड इट्स वेपर डेंसिटी। अपने को वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है और वेपर डेंसिटी के साथ साथ अपने को मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करना है। देन फाइंड इट्स वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। वेपर डेंसिटी तो कैलकुलेट करना ही है और वेपर डेंसिटी के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलार मास भी अपने को कैलकुलेट करना है बच्चों। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब अपने को वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, वेपर डेंसिटी अपने को कैलकुलेट करना है। तो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, वेपर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, तो वेपर डेंसिटी का फार्मूला है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी मेरे को पता है, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कांस्टेंट है, या हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी की वैल्यू मेरे को पहले से पता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन बच्चों जिस गैस की वेपर डेंसिटी मेरे को कैलकुलेट करनी है उस गैस की डेंसिटी मेरे को नहीं दी है, तो सबसे पहले मुझे डेंसिटी ऑफ गैस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ गैस, यहाँ पे मैं डेंसिटी ऑफ गैस लिखूंगा और डेंसिटी कैलकुलेट करने का वही पुराना फार्मूला है बच्चों जो बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब डेंसिटी का मतलब अगर मास अपॉन वॉल्यूम हुआ तो गिवन गैस का मास मेरे को दिया है 2 ग्राम, 2 ग्राम दिया है। अब ये जो डेंसिटी मेरे पास निकल के आती है, डेंसिटी की वैल्यू मेरे को ग्राम पर मिलीलीटर में होना, डेंसिटी की वैल्यू मेरे को ग्राम पर मिलीलीटर में चाहिए। अब यहाँ पे मास मेरे को ग्राम में जरूर दिया है लेकिन वॉल्यूम मेरे को लीटर में दिया है, वॉल्यूम मेरे को लीटर में दिया है। तो बच्चा बच्चा एक चीज जानता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है मेरे बच्चे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे लिखूंगा 2/1000, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1000 मैंने लिखा, तो 2 डिवाइडेड बाय 1000 यहाँ पे अपन लिखे तो अपना आंसर आएगा बच्चों 0.002। तो ये आया 0.002 और ये आया ग्राम पर मिलीलीटर, ये ग्राम पर मिलीलीटर आया। अब अपना काम हो जाएगा, अपने को वेपर डेंसिटी होना, अपने को वेपर डेंसिटी होना। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस जो अपन ने अभी कैलकुलेट किए, तो ये है 0.002 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है 0.00089, 0.00089। और जब इसको मैं कैलकुलेट करने लगा तो ये आता है बच्चों 22.4, ये 22.4 आएगा। तो वेपर डेंसिटी गैस की मेरे को पता चली 22.4। अभी मेरे को मॉलिक्यूलर मास होना मतलब मेरे को मोलार मास होना, अपने को मोलार मास चाहिए। तो वेपर डेंसिटी के ऊपर से मोलार मास की वैल्यू कैलकुलेट करने का आसान सा फार्मूला है मोलार मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मोलार मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब 2 को मैंने एज इट इज लिखा, वेपर डेंसिटी है 22.4 और जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये आता है 44.8 और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, इसका यूनिट ग्राम पर मोल रहेगा। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल अपने सामने निकल के आया था। तो इस तरह से
अपन ने वेपर डेंसिटी के जो इलस्ट्रेशन दिए थे उस इलस्ट्रेशन को भी अपन ने सॉल्व कर लिया मेरे बच्चे। अब इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने के बाद जब अपन सामने बढ़ते हैं तो अपने को बिगिनर बॉक्स दिखता है, अपने को बिगिनर बॉक्स दिखेगा। अब उस बिगिनर बॉक्स के अंदर भी बड़े आसान आसान से सवाल दे रखे हैं। तो बिगिनर बॉक्स को जब अपन देखते हैं तो बिगिनर बॉक्स के अंदर ये बिगिनर बॉक्स नंबर 2 है, बिगिनर बॉक्स नंबर 2 है। और बिगिनर बॉक्स नंबर 2 के अंदर कुल मिला के 7 क्वेश्चन बाहर निकल के आते हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूं और कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेगा बच्चों, क्योंकि बिगिनर बॉक्स के सवाल है, बड़े आसान आसान से सवाल होते हैं। तो देखा जाए बिगिनर बॉक्स नंबर 2 क्या निकल के आता है। अपन बात कर रहे बच्चे बिगिनर बॉक्स नंबर 2 कि आखिरकार बिगिनर बॉक्स नंबर 2 अपने को क्या बोलेगा। और ये जो बिगिनर बॉक्स है, ये बिगिनर बॉक्स दिया है पेज नंबर 13। यहाँ पे बात चल रही है पेज नंबर 13 की, पेज नंबर 13 पे दिया है। तो पेज नंबर 13 पे जो बिगिनर बॉक्स नंबर 2 दिया है, उस बिगिनर बॉक्स नंबर 2 का पहला क्वेश्चन अगर मैं देखने लगा, मैं पहला क्वेश्चन देखने लगा, तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं भी करके दूं तो भी आप लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन खैर बिगिनर बॉक्स का पहला क्वेश्चन है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि उस पहले क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करके दूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, फिर से नंबर ऑफ एटम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, अपने को नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 11.2 लीटर, 11.2 लीटर ऑफ 11.2 लीटर ऑफ SO2, 11.2 लीटर ऑफ SO2। और यहाँ पे बोला है एट STP बोला है। और क्वेश्चन के अंदर अपने को ऑप्शन दिए हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। और जब अपन ऑप्शन को देखते हैं तो अपने को ये पता चलता है कि सारे के सारे ऑप्शन Na के फॉर्म में दिए हैं, सारे के सारे ऑप्शन Na के फॉर्म में दिए हैं। मतलब कल चल के ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की गरज नहीं पड़ेगी बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान सा सवाल है। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, अब नंबर ऑफ एटम मेरे को कैलकुलेट करना है। और नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का फार्मूला अपन ने एक नहीं 1 करोड़ बार अभी ही थोड़ी देर पहले बोले हैं, क्योंकि मोल कंसेप्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम की बात अगर चले तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास एक फार्मूला है। फार्मूला है N इंटू Na, फार्मूला है N इंटू Na। और इंटू होता है मेरे बच्चे एटोमेसिटी, इंटू एटोमेसिटी होता है। तो अब N का मतलब नंबर ऑफ मोल, N का मतलब नंबर ऑफ मोल है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ज़्यादा तामझाम करने की इधर गरज नहीं है, यहाँ पे अपन डायरेक्ट बात करेंगे। गिवन मास दिया है SO2 का 11.2 है, क्योंकि N का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब SO2 का मोलर मास, SO2 का मोलर मास अगर मैं कैलकुलेट करने लगा बच्चों, तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, उसके बाद ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16। अब ये भी 32, ये भी 32, तो यहाँ पे आ गया 64, यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 64, यहाँ पे 64 लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा Na, यहाँ पे मैंने Na लिखा। अब मैं एटोमेसिटी की बात करने लगा, मैं एटोमेसिटी की बात करता हूँ तो SO2 की एटोमेसिटी 3 है। ये जो SO2 नाम का कंपाउंड है, इसके अंदर कुल मिला के 3 एटम प्रेजेंट है, एक सल्फर का है और 2 ऑक्सीजन के हैं। मतलब इसकी एटोमेसिटी 3 निकल के आई, इसकी एटोमेसिटी 3 निकल के आई। अब उसकी एटोमेसिटी 3 निकल के आती है तो अपना काम हो जाता है। अपना काम कुछ इस तरह से हो जाता है बच्चे। ये थ्राइस Na है, यहाँ पे थ्राइस Na मेरे को दिख रहा है। तो जब इस क्वेश्चन के साथ मैं डील करता हूँ तो मेरे को ये पता चलता है कि इसका जो आंसर है बच्चों 11.2 डिवाइडेड बाय 64। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लूँ, 11.2 लीटर ऑफ SO2। अरे नहीं बच्चों, क्वेश्चन में अपन ने गड़बड़ कर दिए मेरे बच्चे। क्वेश्चन में गड़बड़ क्यों हो गई देखो इधर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 11.2 लीटर। यहाँ पे 11.2 लीटर लिखा है, मतलब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला फार्मूला यूज नहीं करूंगा। गिवन मास अपॉन मोलर, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, क्योंकि अपने को वॉल्यूम दिया है, क्योंकि अपने को वॉल्यूम दिया है तो गिवन वॉल्यूम अपन ने लिखे और मोलार वॉल्यूम 22.4 है, तो ये 11.2 और डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 3/2 Na, 3/2 Na।
और ये अपने पास दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने को जाना है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। बड़ा आसान सा सवाल था। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला अपन अप्लाई किए, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, इस फार्मूले को यूज करके नंबर ऑफ मोल फाइंड किए। Na को जैसे कि वैसे रखना है और SO2 जो है अपने पास, जो SO2 बाहर निकल के आया उस SO2 की एटम एसिडिटी 2 है, तो आंसर आया 3/2 Na। आंसर 3/2 Na आया बच्चों। बुलाती है बात समझ में? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी अपन ने सॉल्व कर लिए। फिर जब अपन क्वेश्चन के सामने बढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास। नीचे में 4 ऑप्शन दिए हैं, किसका मास ज़्यादा है क्वेश्चन में ये बोला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि मैक्सिमम मास किधर है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए भी अपने को नंबर ऑफ मोल या डायरेक्ट ही अपन कैलकुलेट कर सकता है। तो ये पता चला 1120 cc ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, इसके अंदर मैक्सिमम मास प्रेजेंट रहेगा। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 लीटर ऑफ वाटर। पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना और इलेक्ट्रॉन मतलब Na इंटू जैसा 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रॉन हो या पार्टिकल हो पहले n मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा और n की वैल्यू आने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अवोगाड्रो नंबर से बच्चों। तो ये भी बिगिनर बॉक्स के अंदर सिंपल से क्वेश्चन है। तो बिगिनर बॉक्स 2 आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है। तो बिगिनर बॉक्स 2 को सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम बच्चे शायद आप लोगों को व्हाट्सएप पे केमिस्ट्री डाउट वाले ग्रुप पे होंगे। तो जो केमिस्ट्री डाउट वाला ग्रुप है वहाँ पे बिगिनर बॉक्स नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करना और जो क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स 2 के सॉल्व नहीं हुए, ऐसे क्वेश्चन जो बिगिनर बॉक्स 2 के आपसे सॉल्व नहीं हुए उन क्वेश्चन नंबर को मेरे को पोस्ट करना। केमिस्ट्री डाउट वाला जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उस क्वेश्चन को पोस्ट कीजिएगा या फिर उस क्वेश्चन नंबर को पोस्ट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता सकूँ कि इस क्वेश्चन के साथ कैसे अपने को डील करना था बच्चों। बुलाती है बात समझ में? उसके बाद अपने को नेक्स्ट आर्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ना है जिस आर्टिकल का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। अपन बात कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन की कि आखिरकार परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। परसेंटेज कंपोजिशन साथों साथ अपन एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ेंगे, अपन एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ेंगे और एम्पेरिकल फार्मूले के साथ साथ अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा और साथों साथ परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन है कि परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने आप में क्या निकल के आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों। और आज ये जिस आर्टिकल की अपन बात करेंगे इसका थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगा, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पूरा देखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाए। आज बच्चे इंट्रोडक्शन वाला ही यहाँ पे काम है, लेकिन ये जो आर्टिकल आज अपन पढ़ेंगे ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जो नीट देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज़्यादा ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले अपन मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिफाइन कर लेंगे। मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले के डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूले को आखिरकार डिफाइन कैसे करेंगे या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या इंडिकेट करता है बच्चों। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है ये मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा। अपने को सिर्फ डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, इसका प्रॉपर मतलब क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में अपने को पता चलेगा। तो मैंने बोला मॉलिक्यूलर फार्मूले का मतलब, तो तेरा जवाब टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूले की बात करने लगा, तो आपका जवाब ये होना चाहिए सर एम्पेरिकल फार्मूले का मतलब होता है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। यहाँ पे मैंने सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो लिखा, मैं सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ एटम, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल is called
कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला, इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, इसको अपन ने मॉलिक्यूलर फार्मूला बोले, और सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ एन आइटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इसको अपन ने एम्पिरिकल फार्मूला बोले बच्चों। तो यहाँ तक अपने को काफ़ी अच्छे से लर्न करना है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलो, तो आज के वीडियो में अपना इतना ही था, फिर अपन इस आर्टिकल को और सामने बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी ही बोला बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।